अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी और आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं फ़िश फार्मिंग के हवाले से। फ़िश फार्मिंग कितनी फ़ायदेमंद है, कहां कहां हो सकती है, कितना पॉन्ड इसका जो है वो साइज़ क्या होना चाहिए, इसकी डेप्थ वेड्थ क्या होनी चाहिए, पानी का लेवल कितना होना चाहिए, पानी के अंदर ऑक्सीजन जो है वो कब कम होती है, कब बेहतर होती है, और इसकी जो हैचिंग है उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में सबसे पहले हम हैचिंग के ही ऊपर बात करेंगे। मैं पहुंचा हूं फिशरीज़ कम्प्लेक्स बहावलपुर में और जनाब मोहम्मद अरशद अली साहब प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं। आप डिप्टी डायरेक्टर हैं फिशरीज़ बहावलपुर हैचरी के। अरशद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए कि बहावलपुर में फ़िश फार्मिंग के लिए कितना पोटेंशियल है, क्या देखते हैं, कितना यहाँ पर फार्मिंग हो रही है और कितना शौक़ है लोगों को फ़िश फार्मिंग का? सर, जब हम एरिया वाइज देखते हैं तो जितना एरिया अब हमारे पास बहावलपुर में है, शायद पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल कहीं भी नहीं है। अच्छा। मुल्तान में, डीजे खां में, मुजफ्फरगढ़ में बहुत पोटेंशियल था, लेकिन अब वो पीछे रह गया है, बहावलपुर से आगे निकल गया है। अच्छा। चोगलिस्तान में आप चेक करके देखें, कभी जाकर देखें तो 200 एकड़ 300 एकड़ के फार्म हैं लोगों के, और लोग अभी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा और आ रहे हैं। और कुछ ऐसे फार्मर भी हैं जो जदीद खतूत पे फार्मिंग करना चाहते हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि जितना पोटेंशियल इस वक्त बहावलपुर में है शायद ही पाकिस्तान में। अच्छा सर, आप ये भी बता दीजिए कि कोई भी बंदा फार्मिंग शुरू करना चाहता है तो वो आपसे कैसे रब्ता करे सीड लेने के लिए, और उसके थोड़े से रेट्स का भी जायज़ा लीजिएगा। सर, सबसे पहले उसे दफ्तर में आना होगा। ठीक है। हाँ जी, हमारे जो फिशरीज़ के दफातर हैं वो हर ज़िले में मौजूद हैं। बिल्कुल सही। जब ज़िले में रब्ता करेंगे तो वो उनको बताएंगे कि ये इसकी हैचरीज़ कहाँ मौजूद हैं। हैचरीज़ हासिलपुर में भी है, हैचरीज़ रहीम में भी है, हैचरीज़ बहावलपुर में भी है, और इसकी लोकेशन कहाँ है वो उधर से पूछ कर जब इधर आएंगे तो इधर उनको मुकम्मल हर किस्म का सीड जो इस वक्त जो चल रहा है, जो जिस पे भी फार्मिंग हो रही है, वो सारा सीड जो पाकिस्तान में अवेलेबल है वो सारा इधर बहावलपुर हैचरी में अवेलेबल है। अच्छा। और हमारे पास तकरीबन हर साइज़ में अवेलेबल है और हर वैरायटी में अवेलेबल होती है। इधर जब फार्मर आता है तो वो हमसे रब्ता करता है, हम उससे पूछते हैं कि आपका फार्म कितना बड़ा है, हम उस हिसाब से उसको गाइड करते हैं। इधर से कितना दूर है, उसको ट्रांसपोर्टेशन का क्या मसला बनेगा, जी हम उसको गाइड करते हैं। उसके लिए अगर बहुत ज़्यादा सफ़र है तो हमें उसकी कंडीशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर कम सफ़र है हम उसको फ़ौरन पकड़ कर दे देंगे, जब ये 10 किलोमीटर है आपका कोई मसला पूरी ले जाएँ आप। अगर उसका 200-300 किलोमीटर का सफ़र है तो हम उसको पहले कंडीशन करेंगे, फिर उसको देंगे। फिर उसे ये बताएंगे कि आपका फार्म कितना बड़ा है, आपको कौन सा साइज़ सूट करेगा। सही। आप छोटा लेना चाहते हैं, आपकी इकोनॉमिकल पोजीशन क्या है इस वक्त, आप छोटा लेना चाहते हैं, आप बड़ा लेना चाहते हैं। हमारे पास तो 70 पैसा पर फिश सीड से लेके 15 रुपये तक का सीड होता है। अच्छा, ये सर सीड में दीजिएगा, ये जो आपने निकाला है ये सीड हमारा इसमें। अच्छा, 70 पैसा से लेके 15 रुपए तक। अच्छा, फिर एक बच्चे का बिल्कुल ठीक है, अवेलेबल हो सकता है। अच्छा, ये जी अभी हम आए हुए हैं यहाँ पर हेचरी के अंदर, और हेचरी में अभी यहाँ पर मेरे ख्याल में सीड आया हुआ है। तो ये कौन सी ब्रीड है सर? और इसमें हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ साइज़ जो हैं वो मौजूद हैं। सर, ये इसमें रोहू मछली या जिसे डमरा भी लोग कहते हैं, जिसे हम लेबी और हिटा भी कहते हैं। अच्छा, ये उसका सीड है। ठीक है। और इसमें ये छोटा साइज़ है वो 70 पैसे वाला है, फिर इससे बड़ा साइज़ है 1 रुपये 40 पैसे वाला है, फिर उससे बड़ा साइज़ है 2 रुपये 40 वाला है। अच्छा, ऐसे जैसे जैसे इसके साइज़ हैं वैसे वैसे इसका रेट है। अच्छा। हाँ, हम फार्मर को कोशिश करते हैं कि वो जो कहते हैं ना, अगर 1 रुपया 1 रुपया 40 पैसे वाला लो तो हमारे पास वो अलग तालाब में 1 रुपया 40 पैसे वाले सारा होता है। अच्छा। और वो कहता है मुझे 70 पैसे वाला चाहिए, तो हमारे पास वो 70 पैसे वाला ही एक तालाब में होगा। सही। फिर हम उसकी डिमांड के हिसाब से उसको देंगे। बिल्कुल ठीक है। ये तो आपको सैंपल के लिए दिखाया है ताकि एक ही सैंपल में सारी वैरायटी आ जाए, सारे साइज आ जाए, हम आपको डेमोस्ट्रेट कर सकें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जब हम काश्तकारों से पूछते हैं कि जी क्या बना, तो कहते हैं मुख्तलिफ किस्म की मछली हमारी एक तालाब में आ गई। सर, वो जब लेते हैं तो अगर वो रोहू ले रहे हैं तो उसमें वो मुख्तलिफ और किस्म की भी सीड मिक्स हो जाते हैं, तो इसकी सिलेक्शन में इसका कोई निशानी भी है कि कौन सी मछली कैसी उसकी निशानी होगी? काश्तकार कितना वो कहता है कि जी मैंने अगर 1000 थैला लिया है तो उसमें रोहू भी आ गई है, मल्ली भी आ गई है, और उसमें तलापिया भी आ गई और मुझे पता ही नहीं चला, जब तैयार हुई है तो वो तो बड़ा मसला कर रही है। तो इससे कैसे बचना है? हाँ सर, हमारी इधर प्रैक्टिस बिल्कुल ऐसी नहीं है।
अगर कोई रहू 200 लेगा तो वो 200 रहू का मतलब 200 रहू है। सही। अगर वो 20,000 थैला लेता है तो उसका मतलब 20,000 थैला है, उसमें एक बच्चा भी हम दूसरा नहीं होता। सही। हाँ कभी कहीं कोई गलती से कोई किसी वजह से कहीं से आ गया। प्राइवेट हैचरीज पर ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं। हाँ सर, प्राइवेट हैचरीज का वो चेकअप, उसमें जो इधर गवर्नमेंट का है वो इतने प्रबंध नहीं है, इतने बाउंड नहीं है, जैसे दे दें उससे पूछने वाला भी कोई नहीं है कोई भी। सही। तो इधर अगर इतनी बड़ी आज फार्मिंग है तो ये हमारे अच्छे रवैये, अच्छे तरीके हमारे, और जो हम कहते हैं वो ही देते हैं। इसी वजह से आज इंशाल्लाह आप देख रहे हैं पाकिस्तान में 10 साल पहले देखें और आज देखें, सही, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान का फ़र्क होना भी चाहिए, क्योंकि अच्छा आपको लगता है कि अब फार्मिंग यहाँ पर भावलपुर में और भावलपुर डिवीज़न में बढ़ रही है, लोग इस तरफ इंटरेस्ट ले रहे हैं और कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस बन रहा है ये? सर ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। मैंने बड़े बड़े फार्मरों से बात की है, वो खुद कहते हैं कि हम तो यार भूले रहे, हम तो दूसरी रवायती फसलों के पीछे लगे हुए हैं, हर साल नुकसान कर लेते हैं। अब हमने ये बिज़नेस शुरू किया है। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये फैसल मूवर वाले हैं, उनका फार्म है इधर चोलस्तान में। उन्होंने कहा सर इस बार हमें उधर से लॉस आ गया, लेकिन हमें पता भी कुछ नहीं था, इसके बावजूद भी हम तकरीबन 1 करोड़ के करीब हमें मुनाफा हो गया है। 1 करोड़ के करीब जो है वो प्रॉफिट हो गया है। ज़रा चलते हैं, ये आइए, और साथ में जो बच्चा है यहाँ पर जो सीड है वो यहाँ पर अवेलेबल है और मुख्तलिफ साइज़ का है। तो अच्छा सर ये भी बताइएगा, ये देखें जी यहाँ पर है, और ये जी इन्होंने निकाला, ये कोई और मेरे ख्याल में ब्रीड है सर? ये और ब्रीड नहीं है, ये उसी रोह वाली है। उधर ब्रीड दूसरी खड़ी है, वो दिखा देते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। ये जी इसमें आता है तो फिर आप हमारे काश्तकार जो हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। इस पर कुछ ये सब्सिडाइज रेट हैं? ये सब्सिडाइज रेट हैं, गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं। जितना अच्छा। इस पे हम कर रहे हैं, ये फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा कर हम ट्राई कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, सब्सिडाइज रेट है, और ये 70 पैसे रेट तो कोई रेट नहीं होता, देखे ना। बिल्कुल सही। इतना इस पे खर्चा आता है इस पे के। तो ये जो 1 से 1.5 इंच वाला है, आइडियल कौन सा साइज़ है? काश्तकारों को कौन सा साइज़ लेना चाहिए? सर जो बड़े बड़े काश्तकार हैं वो सबसे सस्ता बच्चा लेते हैं। अच्छा। और उसको फिर खुद फीड करते हैं। सही। 70 पैसे वाले से लेकर 1 रुपया 40 पैसे तक का सीड लेते हैं। सही। उसको खुद फीड करके इसका ट्रांसपोर्टेशन भी आसान होती है और सस्ता होता है। जितना पैसा उन्हें इधर जाना होता है उतना वो फीड पे लगा के उसको से बड़ा कर लेते हैं। आखिर में ये बताइएगा कि काश्तकारों को क्या मशवरा देंगे कि हमारे भावलपुर डिवीज़न में, रूही चोलिस्तान में और फिर भावलपुर डिवीज़न में आम जो इलाके हैं उनमें कौन सी ब्रीड सबसे ज़्यादा नस्ल जो है अच्छी किस्म मछली की अच्छी पैदावार दे सकती है और अच्छी मार्केट कर सकती है? सर सबसे ज़्यादा अच्छी मार्केट जो अब तक चलती आ रही है वो तो हमारी मार्केट रोहू की थी। लोग इसको 80 से 90% तक रोहू फार्मों में रेयर कर रहे हैं। अब जो नई आई है वो तलापिया है, उसका एक अपना ही अपनी मार्केट है उसकी अपनी, और उसका अपना एक ग्रोथ पीरियड है, उसका अपना ही तरीका है एक, और वो इन मछलियों से हार्ड मछली है। यहाँ ये सलाइन वाटर की है, वो सलाइन वाटर की है, यानी खारे पानी में खारे पानी में भी पाई जाती है, और कम से कम ऑक्सीजन में पाई जाती है। सही। जिस ऑक्सीजन, अगर कहीं ऑक्सीजन कम हो गया तो हमारी मछली आनन फानन मर जाती है, लेकिन उस जगह पे वो नहीं मरती। उस जगह पे वो नहीं मरती। तिलापिया का जी ट्रेंड बढ़ रहा है, और उसके दूसरा जो हैचिंग है उसके ऊपर अभी हमने बात की, और अभी आगे चलते हैं जो इसकी एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, जो इसकी ट्रेनिंग सेक्शन है, और जो हमारे काश्तकार हैं वो क्या कहते हैं, चल के उनसे ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में फ़िश फार्मिंग के हवाले से, और हमारी कोशिश है कि आज के प्रोग्राम में बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं वो हमारे सीखने के लिए हों। तो फिशरीज़ कम्प्लेक्स में इस वक्त हम मौजूद हैं भावलपुर में, और तनवीर अहमद साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में। आप डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज़ भावलपुर डिवीज़न। तनवीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा, भावलपुर के अंदर अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं, भावलपुर डिवीज़न में कितना पोटेंशियल है फ़िश फार्मिंग के हवाले से? प्राइवेट सेक्टर को कैसे देखते हैं? क्योंकि जब हम मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान को देखते हैं तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा फार्मिंग है। भावलपुर डिवीज़न की बात करें और भावलपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कितनी फार्मिंग है, कितना पोटेंशियल मौजूद है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, भावलपुर में फ़िशरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और हमारा जो चुलस्तान के इलाके में किला दरावड़ के नज़दीक जो इलाके हैं वहाँ पे बहुत बड़ी फ़िश फार्मिंग हो रही है। 100 एकड़ के फ़िश फार्म हैं और बड़े बड़े फ़िश फार्म्स हैं, और वो जगह बहुत मौजू है, और हमारा इलाका जो है फ़िशरीज़ के लिए बहुत मौजू है, बड़ा गर्म इलाका है,
और फिशरीज़ की जो प्रोडक्शन है गर्मी के मौसम में ज़्यादा होती है, इसको मछली को रोटी के लिए बहुत ज़्यादा ग्रोइंग पीरियड मिल जाता है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। और कम से कम हमारे पूरे डिवीज़न में इस वक्त 600 एकड़ पे फार्मिंग है और 4000 एकड़ पे फार्मिंग हो रही है। 4000 एकड़ पे फार्मिंग जो है ऑलरेडी हो चुकी है, हो चुकी हुई है, फार्मिंग हो रही है। फार्मिंग हो रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि जब हम रूही चौलिस्तान के अंदर तो ये कंसेप्ट होता है कि जी वहाँ तो रेत है और वहाँ क्या होना है, तो वहाँ भी कामयाब है? एक्चुअली ये है कि ऊपर तहें कुछ जो हैं रेत की हैं, हमने देखना होता है जो क्ले पोर्शन जो है ना जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा पानी की सीपेज कम होगी, तो जो सैंड पोर्शन है उसको हम रिमूव कर देते हैं, तो क्ले पोर्शन में ज़्यादा जो है ना पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, तो वहाँ नीचे से जो है ना ज़मीनें पक्की हैं, ऊपर से कुछ जो पोर्शन रेत का होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा सर, अगर हम उसकी साख्त के हवाले से बात करें तो पॉन्ड का जो साइज़ है मुल्तान में शुरू में जब हम बात करते थे तो 5 एकड़ 4 एकड़ 8 एकड़ तक भी एक पॉन्ड होता था, फिर लोगों ने कहा नहीं जी 1 एकड़ का जो है वो मौजू है। आप क्या समझते हैं कि पॉन्ड का साइज़, विड्थ, डेप्थ कितनी होनी चाहिए? देखें जी, जो कमर्शियली फ़िश फार्म है कम से कम 1 एकड़ से शुरू होता है, ठीक है, और जो ज़्यादा से बड़ा यूनिट जैसे हम फिजिबल समझते हैं वो 2.5 एकड़ या 1 हेक्टर का जो फ़िश फार्म है सबसे मौजूद समझा जाता है, क्योंकि उसको कंट्रोल करना आसान है, उसमें नेटिंग आसान है, उसकी जो है पानी की डेप्थ लेवल वगैरह कंट्रोल करना आसान है, उसमें फीडिंग भी आसान है। जितना बड़ा फ़िश फार्म होगा आपकी फीड जो है वो ज़ाया भी हो सकती है, पानी का लेवल अगर कम हो जाए तो उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। जो सबसे फिजिबल साइज़ है इंटरनेशनली भी जो 2.5 एकड़ है जिसे हेक्टर कहते हैं वो सबसे बेहतरीन साइज़ समझा जाता है। अच्छा, 1 हेक्टर का यानी 2.5 एकड़ वो सबसे ज़्यादा मौजू है। अच्छा सर, इसकी डेप्थ आप कैसे काश्तकारों को बताएंगे? कम से कम पानी का लेवल हमारे यहाँ 5 से 6 फुट होना चाहिए। अच्छा जी, ये फिजिबल है, इससे ज़्यादा गहरा भी नहीं होना चाहिए, गहरा भी जो है वो सही नहीं है, तो कम से कम पानी का लेवल 5 से 6 फुट बरकरार रखना ज़रूरी है। पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी किस वक्त होती है जी, और उसको फिर किस तरीके से पूरा किया जाना चाहिए? पानी में ऑक्सीजन की कमी दो ऐसे औकात हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एक जब जिस वक्त सुबह का वक्त सूरज निकल रहा होता है उस वक्त, और जिस वक्त सूरज ग़ुरूब हो रहा होता है, क्योंकि रात को जो ज़ियाई तालीफ का अमल है वो उल्ट हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रहे होते हैं पौधे, और सुबह ऐसा पीक वक्त होता है जिस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है पीक पे होती है, और इसी तरह शाम को। और हबस के मौसम में या अबर आलूद मौसम में भी ऑक्सीजन की कमी की बहुत जो है ना मौके होते हैं कि बहुत ज़्यादा कमी हो जाए। तो ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए एक तो ये है कि पानी जो है फ़िश फार्म में सुबह के वक्त अगर ट्यूबवेल है तो ट्यूबवेल चला दिया जाए और पानी को बुलंदी से गिराया जाए। और आजकल जो है ना बड़े अच्छे एरिएटर्स आ रहे हैं जो बिजली से भी चलते हैं, सोलर से भी चलते हैं, और जो है ना दूसरा जनरेटर से भी एरिएटर्स चलाए जा सकते हैं। अच्छा, तो नॉर्मली अगर ये सहूलियात ना भी हों तो पानी में हरकत दी जाए किसी तरीके से, यानी उसमें आदमी दाखिल हो जाए और जाके पानी को हरकत दे, पानी को हरकत दे, ऑक्सीजन जो है पानी में शामिल हो जाए। अच्छा सर, फीड जो है वो इसका बड़ा अहम कंपोनेंट है, बुनियादी कंपोनेंट है। फ्लोटिंग फीड की बात करते हैं तो एक नया ट्रेंड भी आया हुआ है कि फ्लोटिंग फीड जो इस्तेमाल करें वो ज़ाया नहीं होती और वो ज़्यादा बेहतर है। फीड के हवाले से हमारे काश्तकारों को आप किस तरह गाइड करेंगे कि कौन सी बेहतर है और उसका वक्त और उसकी मिकदार जो है 1 पौंड के अंदर उसको कैसे देखते हैं? ये कम से कम जो फ़िश फार्म में खुराक दी जाती है वो 2 से 3% बॉडी वेट के हिसाब से, यानी जितना टोटल वेट है उसका 2% या 3% जो है ना खुराक तजवीज़ की जाती है। सही। तो एक है फ्लोटिंग फीड भी है, मुख्तलिफ कंपनीज तैयार कर रही हैं, और सिंकिंग फीड भी है। सबसे बेहतर ये है कि फ़्लोटिंग फीड हो और पिलेटेड फार्म में हो ताकि आपको पता चले कि कितनी फ़ीड आपकी कंज्यूम हो रही है। सही। और इसमें कई मारूफ कंपनियां हैं जिनके कंपोजिशन बिल्कुल ठीक है, उनके फीड फार्मूलाज बिल्कुल ठीक हैं, और इसी तरह मार्केट में कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जिनमें फ़ीड का जो है ना प्रॉपर फार्मूला नहीं है। ये फार्मर अपने तजर्बे से, या अगर नया फार्मर है उसको फार्मूले का पता नहीं है तो वो फार्मूले का ये है कि हमारे जो पम्फलेट्स हैं उसमें हमने मुख्तलिफ फार्मूलाज दिए हुए हैं, वो सिंपल हैं और उनको मिक्स करके फीड बनाना बहुत आसान है, इजी है। अच्छा, फीड बना भी सकते हैं? बना भी सकते हैं। अच्छा, ये भी बड़ी जी अहम बात है कि एक फार्मर जो है वो अगर बाहर से फीड नहीं लेते तो फिर वो अपनी फीड जो है वो ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं। सर, जो सिंकिंग फीड है वो कितना हद तक उसका इम्कान होता है कि ज़ाया हो जाती है और कितने हद तक मछली जो है वो उसको कंज्यूम कर लेती है? मोस्टली फार्मूला तो ये है जो सिंपल जो है जनरल, कि खुराक कितनी डाली जाए और जो रोज़ाना कंज्यूम हो जाए, वहाँ पे पड़ी ना रहे,
पड़ी रहेगी तो वो तोफ़न पैदा होगा, पोल्यूशन पैदा होगी। इतनी खुराक हो कि जो रोज़ाना कंज्यूम हो जाए, जो रोज़ाना जो है वो कंज्यूम हो जाए। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि फ़िश फार्म के लिए मुश्किल वक्त कौन सा होता है? अगर हम इसको ऐसे कहें कि बहुत सारी दफ़ा ऐसे भी होता है कि मछली जो है वो मरना शुरू हो जाती है। मछली मरने की वजह क्या होती है? क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? ये सबसे अहम फैक्टर जो है ना, ऑक्सीजन की कमी है। अच्छा। और ये ऐसे सडन ऑक्सीजन की कमी होती है, ऐसे लगता है हज़ारों की तादाद में मछली मरती है। फार्मर ये समझता है शायद कोई पोल्यूशन हो गई है, जहर आ गया है, लेकिन असल चीज़ जो है ऑक्सीजन की कमी है। सही। ऑक्सीजन की कमी जो है, जैसे आजकल खब्ज़ का मौसम है, बारिश का मौसम है, अबर आलूद मौसम है, उस वक्त बहुत ज़्यादा इम्कान है कि आपके फार्म में ऑक्सीजन की कमी हो जाए। अच्छा। तो मछली की ये खासियत है कि वो बाहर की कॉमन ऑक्सीजन यूज़ नहीं कर सकती, जो पानी में हलशुदा ऑक्सीजन है वो इस्तेमाल करती है। सही। तो इसलिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ इसमें ऑक्सीजन की जो है ना, वो मिकदार जो है वो कंट्रोल। ऐसा दूसरा ये भी बताइएगा कि हम जो तलापिया का एक्सपेरिमेंट हो रहा है भावलपुर डिवीजन के अंदर, तलापिया की प्रोडक्शन, तलापिया को कैसे देख रहे हैं आप? जी, मेरे नज़दीक तलापिया का मुस्तकबिल बहुत ज़्यादा रोशन है। और ये हमारे यहाँ क्योंकि गर्मी का पीरियड ज़्यादा है, हमारे यहाँ फरवरी से ऑनवर्ड जो है ना गर्म मौसम शुरू हो जाता है। ये जो भावलपुर का इलाका है तो वो बेहतरीन है गर्म मौसम में। और दूसरा ये है कि ये इसको पोटेंशियल को देखते हुए हमारे महकमे ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये कोशिश की है कि हमारे इसी इलाके में एक नई फ़िश हैचरी बने जो तिलापिया के नाम से हो। अच्छा। जिस यूनिट पे आप यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ अभी कंस्ट्रक्शन जारी है। सही। तिलापिया का ब्रीडिंग का सीज़न जो है गुजर गया, लेकिन इसके बावजूद हमारे ऑफिसर्स ने उसकी कुछ ना कुछ ब्रीडिंग करवाई है। गौ सहूलियात यहाँ नहीं थी, अभी तमीर के मराहल में है, तो इंशाल्लाह बड़ा मुस्तकबिल इसका तिलापिया का रोशन है। तो ओवरऑल अगर हम मछली की मार्केटिंग की बात करें तो जो फार्मर सोच रहे हैं कि हम अपना फ़िश फार्म बनाएं, तो आपको क्या लगता है, चाहे हमारी जो ब्रीड्स यहाँ पर चल रही हैं, थैला है, रहू है, मुख्तलिफ और हैं, और फिर ये तलापिया भी है, तो इसकी मार्केटिंग जो है वो कैसे है, आप क्या कहते हैं? क्योंकि गर्मी में काश्तकार कहता है कि यार हमारी तो मछली लेता कोई नहीं। सर ऐसे है कि मार्केटिंग का मछली का कोई मसला ही नहीं है। सबसे ज़्यादा लोग तलबगार होते हैं कि हमें फ़्रेश जो है ना मछली मिले, और ये आपके तालाब में, आपके अपने बस में है कि आप जिस वक्त इसको नेटिंग करें उसको मार्केट में ले आएँ। मार्केटिंग इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाज़ लोग जो है फ़िश में जो मार्केट वाले हैं वो खुद भी पकड़ने की सहूलत देते हैं, जाल अपना ले आते हैं, वो आपसे डील करते हैं कि हम खुद मछली पकड़ेंगे, ये रेट आपका होगा। या फार्मर खुद भी मार्केटिंग में देख के कि अगर वहाँ मछली फार्म में मार्केट में ज़्यादा मछली आ रही है, वो थोड़ी देर के लिए अपनी वेटिंग ना करे, होल्ड कर ले। जब देखे कि मार्केट में मछली नहीं है, ये डिमांड एंड सप्लाई पे है। ठीक है ना। बाज़ का बहुत अच्छा रेट मिल जाता है, मार्केट में मछली नहीं होती तो फार्मर अपने टाइम पे मछली ले आता है, उसको बड़ा फ़ायदा हो जाता है। आखिर में ये बताइएगा कि क्या रिकमेंड करेंगे, क्या मशवरा देंगे उन काश्तकारों को जो ये सोच रहे हैं कि हमें फ़िश फार्मिंग शुरू करनी चाहिए? कितना प्रॉफिटेबल बिज़नेस है ये? सर कम से कम 1 एकड़ जो है आपका 3 से 6 लाख रुपए तक आपको पर ईयर इनकम दे सकता है। आप कहेंगे कि 3 और 6 में बड़ा डिफरेंस है। असल में ये आपकी मैनेजमेंट है कि आप इसको मैनेज कैसे करते हैं। तो अगर आपकी मैनेजमेंट ठीक है, सीज़न में जैसे खुराक अवेलेबल है, वो फक है, चावलों की फक वगैरह है, वो सीज़न है, उस सीज़न में आपको सस्ती मिल जाएगी। आप अपनी लेबर कम से कम यूज़ करें, लेबर की मैनेजमेंट करें, तो इस तरह, या सोलर सिस्टम लगा लें, बिजली का खर्च कम कर लें, तो आपके प्रॉफिट में इजाफा हो सकता है। ये कम से कम 3 से 6 लाख हमारा फार्मर जो है 1 एकड़ से ले रहा है। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब आपके वक्त का। और मैं आपको बताऊं, तनवीर साहब ने लाहौर जाना था एक मीटिंग के सिलसिले में, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की तो इनकी गाड़ी जो है वो हमने चेंज कराई, टाइम चेंज कराया। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका। और काश्तकारों के लिए ये यकीनन आपकी जो गुफ्तगू है वो हमारे नाज़रीन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, मुझे यकीन है। मैं भी रोहित चैनल के लिए कहना चाहूँगा कि आपका ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। आपके चैनल्स में जो बड़ी इन्फॉर्मेटिव होती हैं एग्रीकल्चर के सिलसिले में, लाइव स्टॉक के, फिशरीज़ के, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और ये बड़ा मकबूल प्रोग्राम है और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि जो सेब के लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल से इस्तेमाल। बिल्कुल सर, ऐसा। और हमारी भी यही कोशिश होती है कि नई से नई चीज़ें जो हैं वो हम अपने फार्मर्स तक पहुंचाएं। और प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद कुछ फार्मर्स हैं उनके साथ जो है भी बात करते हैं, क्योंकि पहले हम आपको बता चुके हैं हैचरी के हवाले से भी कि वो कैसे है, कैसे उसका पूंगा जो है वो लेना है, हैचिंग कैसे होती है, ये तमाम चीज़ें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
बैक जी बात कर रहे हैं फिश फार्मिंग के हवाले से। तो प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे ट्रेनिंग्स के हवाले से और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहतरमा रुकैया सत्तार, असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम सब सेंटर जो बहावलपुर है उसके अंदर। ये बताइएगा कि किस तरह की ट्रेनिंग्स का इनकाद यहाँ पर किया जाता है, फार्मर्स को किस तरह की ट्रेनिंग्स जो है वो आप डिलीवर कर रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा यहाँ पर ना दो किस्म का ना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। एक तो हम अपने ही स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं जिसमें हमारा टेक्निकल स्टाफ है जो कंजर्वेशन संभालता है दरियाओं को, नहरों को, और दूसरा हम फार्मर्स को ट्रेनिंग देते हैं। फार्मर्स वो हजरात जो नए फार्म बना रहे हैं उनको भी, और जो पहले से ऑलरेडी फार्म चला रहे हैं उनको मज़ीद रहनुमाई के लिए। जो हमारी फार्मर्स की ट्रेनिंग होती है वो हर महीने में ना 3 दिन होती है, यानी कि एक माह हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग फार्मर्स की हो जाती है और उससे अगले महीने हमारे अपने ही स्टाफ की ट्रेनिंग होती है। अच्छा। तो उसकी एडवर्टाइजमेंट हम अखबार में देते हैं। सही। डेट हमारी पहले से मेंशन होती है, तो उसमें फार्मर हजरात हमारे पास आते हैं। हमारे ट्रेनिंग सेंटर में हॉस्टल्स भी मौजूद हैं। सही। और जो फार्मर हजरात यहाँ पर रहना चाहें तो उनकी रिहाइश का बंदोबस्त, बाकायदा उनके खाने का भी बंदोबस्त, कुक वगैरह है हमारे पास। अच्छा। तो हमारे पास एक पूरी फैकल्टी है। सही। जिसमें हमारी हैचरी के जो ADF हैं और उसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर हजरात हैं, उसके अलावा मैं खुद हो गई, मेरा अपने स्टाफ हो गया, जो हम टेक्निकल यानी कि उनको सहूलियात प्रोवाइड कर सकते हैं, जो पॉसिबल होती हैं हम उन्हें मुहैया करते हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि जब अब फार्मर्स आपके पास आते हैं तो ये इनका जो ट्रेनिंग सेशन है वो कितने दिन पे मुहित होता है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 3 दिन पे होता 3 है। दिन का है, लेकिन लाजमी नहीं है कि कोई फार्मर्स बाउंडेड है कि वो हमारे पास 3 दिन ही ट्रेनिंग करे। अगर उसको लगता है कि जी 1 दिन में मैंने सफिशिएंट हासिल कर लिया है तो ही कैन गो, वो जा सकता है। अच्छा, ट्रेनिंग के अंदर बुनियादी कंपोनेंट क्या होता है? मैं अगर फार्मर हूँ तो मेरे लिए उसमें किस तरह की मालूमात, किस तरह की उनको उसको ट्रेनिंग दे रही होती हैं? फार्म मैनेजमेंट के हवाले से, फार्म की साख के हवाले से, फार्म चलाने के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसको आप ट्रेनिंग में कवर करते हैं? सबसे पहले तो हम उन्हें एक पॉन्ड की मैनेजमेंट के हवाले से, सही, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप तो यही होता है। अक्सर फार्मर हजरात बिना सोचे समझे यानी कि बगैर किसी से गाइडलाइन लिए फार्म स्टार्ट कर देते हैं। हाँ। और उसका एंड ये होता है कि उन्हें काफ़ी सारा लॉस हो जाता है। अच्छा, ये भी है कि बस देखा किसी को, अच्छा भाई ये तो बड़ा मुनाफा कमा रहा है। बिल्कुल देखा देखी वो एक फार्म चला लेते हैं, अपनी मर्जी से पानी डाला उसमें, उसकी ना तो उसकी सॉइल का टेस्ट करवाया ना उसके पानी का टेस्ट करवाया, और एंड में उन्हें लॉस हो गया और बेचारे मायूस होकर छोड़ देते हैं। सही। तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपको गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमारा मकसद तो यही है कि यहाँ हमारे पास जो फार्मर आते हैं हम उन्हें बेसिक चीज़ें बताएं। यहाँ हैचरी में हमारे पास लेबॉर्ट्री मौजूद है। जो फार्मर हजरात नई अपनी एक फार्म शुरू करना चाहते हैं उनके हम कहते हैं जी सैंपल लें हमारे पास पानी का और मिट्टी का। सही। वो दोनों सैंपल यहाँ पे हमारे पास टेस्ट होते हैं। एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है। सही। जिसमें हम ये बताते हैं कि जी ये आपकी जो सॉइल है ये फिजिबल है। बिल्कुल सही। इसमें पानी की होल्डिंग की कैपेसिटी मौजूद है इसमें। सही। उसके बाद जो पानी है, अब हर फिश हर किस्म के पानी में नहीं ग्रो कर सकती। कुछ फिशेस ऐसी हैं जो ज़्यादा नमकियात वाले पानी में ग्रो अच्छा करती हैं और कुछ जो है मीठे पानी वाली हैं। ये जी बुनियादी चीज़ें हैं जो मोहतरमा रुकैया सत्तार साहब बता रही हैं कि कोई भी काम शुरू करने से पहले और ख़ास तौर पर फिश फार्मिंग शुरू करने से पहले उसकी ट्रेनिंग आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लें जी बिल्कुल बिल्कुल। देखा देखी एक हद तक आप फार्म बना के खुश तो हो सकते हैं कि जी फार्म है मेरे पास, लेकिन आप उस लेवल तक उससे प्रॉफिट नहीं हासिल कर सकते जिस हद तक आपको जाना है। हमारे कामयाब फार्मर हैं जो हमारे पास आते हैं और ट्रेनिंग ले जाते हैं और माशाल्लाह एक अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। अच्छा। उसके बाद हम उनको जो नई यानी कि मॉडर्न टेक्निक्स आ रही हैं, नई खुराक की जो वैरायटीज़ बन रही हैं, यानी कि कुछ फिशेस ऐसी हैं हमारी जिनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। सही। जो हमारी कार्निवोरस हैं। सही। कुछ हर्बीवोरस हैं जिनको हम ना कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही। तो हम उनको टेक्निकल जो है ना ये चीज़ें समझाते हैं कि कौन सी फ़िश को आपने किस क्वांटिटी में खुराक देनी है और उसकी बॉडी वेट के हिसाब से हम बताते हैं। बिल्कुल ठीक है। आखिर में ये बताइएगा कि जो बागात के अंदर हाई डेंसिटी, अल्ट्रा हाई डेंसिटी, सेमी डेंसिटी का कंसेप्ट आया हुआ है, तो इसके अंदर भी आप कुछ ट्रेनिंग दे रही हैं? जी बिल्कुल। कुछ चीज़ है इंटेंसिव, सेमी इंटेंसिव आपने कहा, उसमें ना जो बिल्कुल इंटेंसिव है ना उसमें आप यूँ समझ लें आप उसको एक
बिल्कुल आर्टिफिशियल तरीके से ले सकते हो, यानी कि आप उसको इंटेंसिव केयर दोगे, आप उसको टोटल आर्टिफिशियल खुराक दोगे और उसकी जो आउटपुट होगा ना वो आपका सबसे ज़्यादा होगा। अच्छा जी बिल्कुल ठीक है। तो और वो उसमें बायोफ्लाक आ जाती है। बायोफ्लाक जैसा कि आप ने सुना होगा, छोटे से एरिया पे ना एक आप उसको पानी को बाउंड कर देते हो और फिश को आप उसको इतना फैसिलिटेट करते हो, अच्छी खुराक देते हो, ऑक्सीजन का लेवल रखते हो और एक छोटी सी जगह पर आप एक बड़े एकड़ पे बनाने की बजाय आप एक मैंने देखा 2-4 मरले में भी, जी मरले में ना आप वो जो है आउटपुट ले लेते हो जो आप एकड़ों में ले रहे होते हो। ये एक मॉडर्न टेक्निक है और इसके बारे में भी हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। बिल्कुल जी, ये एक मॉडर्न टेक्निक है और इसके ऊपर भी काम हो भी रहा है, होना भी चाहिए। और ये जो इस तरह के गवर्नमेंट के इदारे हैं, तो हमारे जो काश्तकार नया काम शुरू करना चाह रहे हैं उनको आना चाहिए और यहाँ सीखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और प्रोग्राम में आगे चलते हैं और ज़रा लेबॉर्ट्री यहाँ पर जो है वो हमारे काश्तकारों को किस तरह की सर्विसेज और सहूलियात फराहम कर रही है, चल कर ज़रा उसका जायज़ा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं लेबॉर्ट्री के अंदर और यहाँ अगर आपने फ़िश फार्म बनाना है तो उसके लिए आपको मिट्टी और पानी का तज्जिया कैसे कराना होगा। और प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं राना अब्दुल हन्नान साहब, आप सीनियर केमिस्ट हैं। इधर जो फिशरीज़ कम्प्लेक्स बहावलपुर है यहाँ पर हम पहुँचे हैं। राना साहब ये फरमाइएगा कि जब लोग यहाँ पर फार्मिंग शुरू करते हैं तो कैसे तरतीब है, कैसे वो आपके को कांटेक्ट कर सकते हैं, कितनी मिट्टी लाएं, कितना पानी लाएं, कहाँ से लाएं, मतलब क्या कहेंगे? महकमा फिशरीज़ ने एक अपने फार्मर्स को सहूलत दी हुई है कि जब भी उसने एक नया फार्म बनाना होता है तो उसके लिए सबसे पहले हम उनको ये रिकमेंड करते हैं कि वो जो है अपने मिट्टी और पानी का जो है तज्जिया करा लें। उसकी वजह ये है कि एक जो कमर्शियल और प्रॉफिटेबल फार्मिंग के लिए इन दोनों चीज़ों की बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मिट्टी और पानी का अगर आप तज्जिया नहीं कराएंगे तो उसमें जो है मिट्टी और पानी का तज्जिया ना कराने की वजह से ये है कि अगर आपका जो हमारी एक स्टैंडर्ड सिल्ट सैंड और क्ले की कंपोजिशन है इसकी जो मिट्टी की है सॉइल सैंपल की, उसके ज़्यादा या कम होने से जो है वाटर का या पानी का जो ख़र्चा है वो ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, हाँ जी, ख़र्चा ज़्यादा हो जाता है। तो उसके लिए हम जो है इधर फ्री ऑफ कास्ट जो है फार्मर को ये हमने एक सहूलत दी हुई है कि वो हमारे पास आए और सिंपल एक एप्लीकेशन लिख के हमें दे। उसके बाद हमारी टीम जाती है, विज़िट करती है, सॉइल सैंपल ले भी आती है। अगर वो हमें पहुंचा दें तो हम लोग उसका फ्री ऑफ कास्ट जो एनालिसिस करते हैं। अब जब आपको पानी के कहीं भी आपने फ़िश फार्मिंग शुरू करनी है तो फिर आपको अगर मिट्टी और पानी का तज्जिया कराते हैं तो आपको ये भी बता देंगे कि इस इलाके में, इस पॉन्ड में, इस जगह पे कौन सी मछली की किस्म जो है वो रखी जा सकती है और उसकी पैदावार बेहतर हो सकती है। उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि जब फार्मर एक मछली के लिए तालाब बनाना चाहता है तो हमारे जहन में ये होता है कि कमर्शियल जो फार्मिंग है और वो प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि किसान को अगर प्रॉफिट होगा तो वो फार्मिंग को बढ़ाएगा, प्रोटीन फिर ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, जो हमारे जो है मुल्क की जो प्रोटीन की ज़रूरत है वो पूरी होगी। तो उसके लिए ये है कि हम जब एक पानी का तज्जिया करते हैं तो उसमें हमारा एक स्टैंडर्ड्स कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फिजियो केमिकल पैरामीटर्स। बिल्कुल सही। वो हमारे जो फिजियो केमिकल पैरामीटर्स हैं उनमें हम लोग उसमें जो है पीएच, उसकी जो है डिज़ॉल्व ऑक्सीजन और सैलिनिटी या टोटल डिज़ॉल्व साल्ट्स, क्लोराइड्स, हार्डनेस बहुत अहम है, कैल्शियम हार्डनेस, जिससे हमें यह पता चलता है जो फ़िश का स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ना है उसमें कैल्शियम की जो है एक स्टैंडर्ड जो हमारा महकमे का रिकमेंडेड वैल्यू है वहाँ तक पानी में है या नहीं, तो फिर हम उसमें ऐड करवाते हैं। फिर फार्मर को बताते हैं कि आया आपका जो पानी है वो कम है या ज़्यादा है, उसमें जो क्लोराइड्स हैं, इन केस अगर वो फिट हो तो हम उसको जो है फ़िश फार्मिंग के लिए फिट डिक्लेयर करते हैं। नॉर्मली जो है जो मिट्टी है वो हम ये कहते हैं महकमा के 30% जो है उसमें जो है कंपोजिशन जो है सैंड की उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा। और जो है क्ले जो है वो 30% से कम नहीं होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि 30% से ज़्यादा अगर सैंड होगी जो है सैंपल में मिट्टी के जहाँ आपने तालाब बनाना है तो वो उसका जो ट्यूबवेल का ख़र्चा है वो आपका सीपेज ज़्यादा हो जाती है और ट्यूबवेल का ख़र्चा ज़्यादा हो जाता है। सही। और पानी जो है स्टैंडिंग होल्डिंग कैपेसिटी पानी की कम हो जाती है, पानी वहाँ रुकता कम है, सीपेज ज़्यादा हो जाती है। सही। 30% जो है मिनिमम क्ले इससे ज़्यादा होनी चाहिए। उसकी भी वजह ये है कि वो क्ले 30% ज़्यादा होगी तो
उसमें जो है पानी जो है वो प्रॉपर स्टैंड करेगा, तो उसमें वो फाइटो और जू प्लैंकटन जो है हमारे वो प्रॉपर ग्रो करेंगे। यही हाल हमारे पानी का है कि पानी में जो क्लोराइड्स वगैरह हैं, अगर बहुत ज़्यादा क्लोराइड्स हैं, टोटल डिज़ॉल्व साल्ट्स हैं या नमकियात हैं जिन्हें हम सैलिनिटी कहते हैं, तो हम लोग जो है उसको फिट या अनफिट करते हैं। अब जहाँ तक बात वैराइटीज़ की है, तो उसमें ये है कि जो हमारी ये जो मेजर कार्प हैं ये बेसिकली फ्रेश वाटर फिशेज़ हैं। बहुत शुक्रिया रन साहब आपके वक्त का। और प्रोग्राम में यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक लेते हैं। बहुत अच्छी गुफ्तगू, इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू जो है वो राना साहब कर रहे थे कि बहरहाल आपने, अगर आप फार्म चला रहे हैं या फार्म नया बनाना है, तो उसके लिए आप फिशरीज़ कम्प्लेक्स जो बहावलपुर का है उसके अंदर जो लेबॉर्ट्री है उसमें अपनी फार्म का पानी और मिट्टी जो है वो ज़रूर लाएं, अपना तज्जिया कराएं, और उसके बाद जो है वो फिर फैसला करें कि वहाँ पर कौन सी ब्रीड जो है पल सकती है। इसके अलावा ये हम बताना चाह रहे हैं कि इन केस जो हमारे पॉन्ड चल रहे होते हैं जी, उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है फ़िश में, इन केस कोई प्रॉब्लम डिजीज़ वगैरह आ जाती है, या कोई मतलब ये है कि ये फार्मर समझता है कि उसकी मछली के साथ कोई प्रॉब्लम है, वो हमारे पास पानी लेके आते हैं, हम उसके फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स चेक करते हैं, फिर हम उनको बता देते हैं ये प्रॉब्लम है उनके तालाब में, फिर उसको हम रिकमेंडेशन देते हैं। तो ये सहूलत भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ये सहूलत भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक लेते हैं और दोबारा प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम कर रहे हैं फिशरीज़ के हवाले से, और प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ जो फ़िश फार्मर मौजूद हैं वो इंतहाई प्रोग्रेसिव फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं। और रोही चौलिस्तान के अंदर जो रेत का सहरा है उसमें फ़िश फार्मिंग प्रोडक्शन वाइज प्रोडक्टिव कितना है, कितना प्रॉफिटेबल है, कैसे फिजिबिलिटी बनाई और कैसे उसको लेकर चल रहे हैं। इंजीनियर अब्दुल रऊफ संघेड़ा साहब प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं और जिनका अच्छा खासा तजर्बा भी है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रोही में मुझे याद है हम एक दफ़ा आए थे, आपके साथ प्रोग्राम भी किया था। बंदा सोच ही नहीं सकता कि रोही चौलिस्तान के अंदर फ़िश पॉन्ड, फ़िश फार्मिंग और इस तरह की कोई सूरत हाल हो सकती है। कैसा तजर्बा जा रहा है रोही में? रोही में फ़िश फार्म ये तकरीबन हमने 7-8 साल से ये स्टार्ट किए हैं। जब रोही में जानवर परिंदे जब खुशकसाली आती थी तो मर जाते थे, लोग सोचते थे कि इधर तो कहत पड़ा हुआ है, कोई जाता ही नहीं था रोही की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों को मोटिवेशन दी, हमने भी बाहर से कुछ सीखा और उधर फिर हमने फ़िश फार्मिंग की तरफ तवज्जो दी। पहले हम मवेशी माल प्रोग्राम की तरफ भी जा रहे थे, वो भी हमारा चल रहा है, साथ ही हमने फ़िश फार्मिंग स्टार्ट की है। और इस तरह हमारे तकरीबन अब ग्रुप में 10-12 दोस्त हैं जिनकी फ़िश फार्मिंग जारी है। और हम हर फोरम पे और हर लिहाज से जहाँ भी कोई हमें चीज़ नई मिलती है, जिद्दत मिलती है फ़िश फार्मिंग में, उसमें हम उसमें ऐड किए जा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हमारी फार्मिंग भी इस वक्त जो हमारे पुराने फार्मर थे फ़िश फार्मर, उनसे हम ग्रोथ में भी और फ़िश की वैराइटीज़ में भी हर लिहाज से हम आगे जा रहे हैं। और हम इस वक्त भी 5-6 किस्म की फ़िश जो है ना इस वक्त पौंडों में डाल रहे हैं, और बड़े आइडियल किस्म के जो इंटरनेशनल लेवल के जो नेट पे हम सर्च करते हैं कि फार्म होने चाहिए, उस तरह के हमने फार्म। अच्छा संघेड़ा साहब, ये बताइएगा कि बहावलपुर की अगर हम बात करें, रोही चौलिस्तान की बात करें, बहावलपुर की बात करें, क्योंकि आप ना सिर्फ फार्मिंग करते हैं बल्कि इसकी ऊपर रिसर्च भी कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में फिर भी रहे होते हैं कि कौन क्या कर रहा है। बहावलपुर डिवीजन की बात करें, रोही की बात करें, तो कितना प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल बिजनेस है, कितना कामयाब है यहाँ? ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा है। और इसमें जो पाकिस्तान की ख़ास तौर पे जीडीपी रेशियो में भी फ़िश का जो अगर एक्सपोर्ट होती तो बड़ा इसका शेयर है। उसी की लिहाज से हमने भी ये जब काम किया तो हम पर एकड़ 1 लाख से 1.5 लाख इसमें जो है ना कमा रहे हैं। वरना तो हमारी जो नेचुरल जो भी फसलें हैं चल रही, उसमें तो बंदा मैक्सिमम 40-50 हज़ार से ऊपर नहीं जा सकता। अच्छा संघेड़ा साहब, ये बताइएगा कि आप कौन कौन सी अक़साम मछली की आप उसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, और कौन सी किस्म है जो सबसे ज़्यादा अच्छी पैदावार दे रही है, और मार्केटिंग के हिसाब से इस खित्ते से जो मछली ज़्यादा निकल रही है, जा रही है, जो अच्छी मार्केट करती है, और वो कौन सी है? इसमें राहू ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है इस वक्त हमारे पास। राहू की ग्रोथ भी अच्छी है, उसके साथ हम थैला डाल रहे हैं। पर एकड़ अगर 600 राहू डाल रहे हैं तो 50-60 थैला डाल रहे हैं, साथ ग्रास और मराकी डाल रहे हैं। इसके साथ साथ हमने थाईलैंड से तलाबिया इंपोर्ट की है। अच्छा। तलाबिया का भी बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त 20,000 की क्वांटिटी हमने तलाबिया की भी डाली हुई है थाईलैंड से जो आई है। इस तरह डे बाय डे जैसे चेंज आ रही है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, उसी के साथ साथ हम भी अपने आप को चेंज में ला रहे हैं।
और उससे, क्योंकि असल जो मेन मकसद है प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा किस में हमें आना चाहिए, तो इसमें हमारे किसान को ना सबसे ज़्यादा प्रॉफिट। तो क्या उसकी मार्केट है तिलापिया की? मार्केट बिल्कुल पहले तो कम थी, पहले तो वो ऐसे ही बस हमारे से ले रहे थे। अब लाहौर में हमने काफ़ी लोगों से रब्ते किए हुए हैं, सखर में हमारी तिलापिया जा रही है, लाहौर में जो बड़े होटल हैं 5 स्टार उनमें भी हमारी जो है ना इधर से बुकिंग हो जाती है। अच्छा, अल्ट्रा हाई डेंसिटी का भी एक कंसेप्ट आया हुआ है कि कम जगह के ऊपर आप ज़्यादा मछली, ज़्यादा सीड जो है वो डाल सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्या हमारा काश्तकार, आप लोग उस तरफ भी सोच रहे हैं कि उस तरफ जाना चाहिए? भाई बिल्कुल, जैसे जैसे जिद्दत आ रही है किसी सिस्टम में तो हमें भी वो करना चाहिए। हमने IPRS सिस्टम पे काम शुरू किया हुआ है, इंशाल्लाह अगले साल वो भी हमारा आ जाएगा मार्केट में। उसमें हम 8 एकड़ का बना रहे हैं और 8 एकड़ में लिजारी साहब वो हम 80 एकड़ की मछली जो है ना उससे ले सकते हैं। अच्छा। 8 एकड़ में तो वो तकरीबन कैपिटल कास्ट थोड़ी ज़्यादा है, वो इंशाल्लाह जैसे जैसे लोगों को हम मोटिवेट कर रहे हैं और चाइना से हम उसकी जो है ना मशीनरी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। और अगले साल जब आप हमारे फार्मों पे आएंगे तो IPRS सिस्टम जो अभी पाकिस्तान में पिछले ही साल एक ही इस नकासू में शोरकोट के पास लगा है, वो आपको रोही में भी नज़र आएगा। रोही में भी नज़र आएगा। ये बताइएगा कि IPRS सिस्टम की जो बात कर रहे हैं उसमें आपको लगता है कि गवर्नमेंट को इस तरह की जदीद चीज़ें जो आ रही हैं, दुनिया के अंदर तजर्बात हो रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, फार्मर्स के लिए कोई सब्सिडाइज चीज़ें होनी चाहिए कि आप ये करें और अच्छा प्रॉफिट गेन करें। ज़ाहिर बात है अगर वो प्रॉफिट गेन करता है तो पाकिस्तान की मईशत भी बेहतर होती है। आपने ये ऐसी ज़बरदस्त बात की है कि अगर मुल्क ने अपना GDP रेशो बढ़ाना है, मुल्क ने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है, तो मुल्क हमारा जो है ना वज़ीर आज़म साहब को इधर चाहिए और हमारे फिशरीज़ डिपार्टमेंट को चाहिए कि हमारे जो है ना वो प्लांट नए से नए लगाएं। इधर मुल्तान में हमारा एक्सपोर्ट का प्लांट लगे, उसमें प्रोसेसिंग हो, हमारी मछली बाहर जा सके, तो उसी से ही मुल्क की तरक्की हो सकती है और उसमें ये फिशरी का मेन रोल आ सकता है। पाकिस्तान तो इस वक्त 1 से 1.5% तक सारी एक्सपोर्ट कर रहा है, अच्छा। जबकि दूसरे मुल्क श्रीलंका साथ देख लें, थाईलैंड देख लें, वो तो 25 से 30% तक वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उन लोगों की तो इकानमी इसी पे डिपेंड कर रही है। तो इसका और मतलब पाकिस्तान तो इसमें पोटेंशियल मौजूद है दुनिया बहुत में। इसको ज़्यादा अगर हमारे यहाँ फार्मिंग ज़्यादा हो तो पोटेंशियल मौजूद है मार्केट का। बिल्कुल, पाकिस्तान को तो एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, प्रोसेसिंग प्लांट लगाने चाहिए और साथ हमारे फिशरी डिपार्टमेंट को किसानों को भी मोटिवेट करना चाहिए और उनको आसान अकसात पे कर्जे देने चाहिए। बिल्कुल सही। मेरे जैसा या और कोई दोस्त तो अच्छा सिस्टम लगा लेते हैं, जो गरीब किसान हैं उनको भी हम मोटिवेशन दे के उनको थोड़े कर्जे लाइट इंटरेस्ट पे दे के उनको भी इस सिस्टम में ला सकते हैं और अपने मुल्क की इकानमी को स्ट्रांग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि रोही चोलिस्तान में या भावलपुर में कहीं भी फ़िश फार्म जो है वो बनाया जाए। अगर 1 हेक्टर का 2.5 एकड़ का 1 पॉन्ड बनाते हैं, पॉन्ड की डिगिंग पे, मशीनरी पे, ट्यूबवेल पे आपको लगता है कि कितना खर्च है? और एक ट्यूबवेल जो है वो कोई सोलर पे लगाते हैं तो उस पर कितना खर्च है और फिर उससे कितने फार्म जो है कितने एकड़ सैराब हो सकते हैं? बिल्कुल, ये हमें इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि सोलर पे फोकस करे, जैसे पहले किया भी था, अभी फिर वो रुक गया है काम। एक सोलर जो 6 इंच की जिसकी डिलीवरी होती है उस पर 20 से 25 लाख खर्चा आता है और वो 20 एकड़ की मछली को पाल सकता है, जो बहुत अच्छे तरीके से। और इस तरह अगर गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है इन चीज़ों को तो ऑटोमेटिकली इसकी तो ग्रोथ बहुत बढ़ेगी और लोगों के पास तो इतना पैसा नहीं है जो 2 या 3 सोलर लगा के 1 या 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करें। माड़ा काश्तकार तो नहीं कर सकता। बहरहाल मैंने तो अपने सिस्टम में और दोस्तों ने भी हमने कोई तकरीबन 3-3, 4-4 सोलर लगाए हैं, इन्वेस्टमेंट किया और जब से हम सोलर पे आए हैं उसी वक्त से हमारी बचत में भी जो है ना डबल इजाफा हो गया। अच्छा सर, आखिर में ये बताइएगा कि क्या आप मोटिवेशन देंगे काश्तकारों को जो लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या आपका कोई आइडिया? इस पे ये लिहाज साहब इतना मुनाफा बख्श कारोबार है ख़ास तौर पे किसान के लिए कि हम तो इसको कहते हैं कि ये हीरोइन का कारोबार है, जो ये लफ्ज़ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें तो थोड़ी सी भी अगर हम इसमें मेहनत करते हैं और A या B या C क्लास तक हम अगर फार्मिंग करते हैं, A क्लास तो बहुत अच्छी फार्मिंग है, तो इजीली हम लाख से 1.5 लाख पर एकड़ बचाते हैं। अगर IPRS की सिस्टम की तरफ जाते हैं, केज फार्मिंग की तरफ जाते हैं, तो IPRS सिस्टम में तो हम सिर्फ अगर 50 लाख उस पर लगाते हैं तो उसमें कम से कम 1 करोड़ रुपया बचा सकते हैं और 8 एकड़ों में से आप देख लें कि अगर 9 या 10 लाख हम पर एकड़ ये बचत कर सकते हैं तो इससे ज़्यादा कोई भी हमारे किसान के पास ऐसी फसल नहीं है जो इतनी ज़्यादा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और प्रोग्राम के में आज हमने बात की कि
हैचिंग के हवाले से क्या इश्यूज़ होते हैं, आपको सीड कहाँ से लेना चाहिए, कैसे उसकी सिलेक्शन करनी चाहिए, एक पॉन्ड कितने एकड़ का होना चाहिए, कितनी उसकी डेप्थ, कितनी ब्रेड्थ होनी चाहिए, ख़र्चा कितना है, प्रॉफिट कितना है, जिद्दत कहाँ कहाँ पे आ रही है और ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है हमारे फार्मर्स की, ये तमाम चीज़ों के ऊपर बात की। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। अपने मेज़बान अतरल्ला शारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।